नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार जयदेव विद्रोही। जितनी हमारी उम्र नहीं हुई इतना समय इन्होंने साहित्य साधना के लिए दिया, साहित्य सृजन के लिए दिया, साहित्यकारों को मंच देने के लिए दिया। लगातार पिछले कई वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में अपना एक योगदान दे रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनकी जो छवि है वो पूरे हिमाचल ही नहीं पूरे भारत में एक जानी जाती है। ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के संस्थापक है, इस वर्तमान समय में उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहूंगा कि एक लंबा दौर साहित्य का रहा आपका, क्या संघर्ष रहा इस पूरे साहित्य के सफर में? ये तो आप जानते ही हैं गौतम जी के किसी भी चीज को आरंभ करने से पहले संघर्ष करना पड़ता है। यात्रा शुरू करने से पहले उसकी धरातल को समतल करना जरूरी होता है। तो मेरी साहित्य की यात्रा जो थी वो इतनी कठिन नहीं थी। मुझे 1953 में मंच मिला और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस दिन मैंने ये कविता लिखी उसी दिन मुझे मंच मिल गया और वो था विषय आरएसएस के मुख्य का जम्मू जेल में देहांत होना और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने कांगड़ा में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। तो मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया। सुबह मैंने कविता लिखी और ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत है कि उसी दिन मुझे ये मंच मिल गया। दुनिया आज तक याद कुछ नहीं रहता, लेकिन ये आप विश्वास मानो कि मुझे वो दिन पूरी तरह याद है, क्योंकि मुझे इतनी तालियों की गड़गड़ाहट मिली कि उन्होंने ही मेरा मनोबल जो था वो उठाया और तब से मैंने लिखना जो शुरू किया तो अनवरत लिखता ही गया। ये बात अलग है कि कुछ ऐसे साल आए, कुछ क्या काफी से ज्यादा, कि जिसमें मुझे मेरा सारा लेखन कार्य अवरुद्ध होकर रह गया, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी नौकरी जो थी वो इस ढंग की थी कि जिसमें कोई 7 घंटे 8 घंटे का कोई ये बंधन नहीं था। मैं क्या पूरा हमारा डिपार्टमेंट जो था वो इस बंधन से मुक्त था। और सच मानो हमें ये नहीं पता होता था कि सुबह कब हुई और रात कब हुई। 12 बजे से पहले तो हम कभी अपने घर ही नहीं पहुंचते थे। और ऐसा भी वक्त आया है कि नौकरी के लिए जिम्मेदारियों का पहाड़ हमारे ऊपर होता था और अकेला मैं ही नहीं पूरा दफ्तर होता था। और कई बार तो 72 घंटे लगातार हम काम करते रहे। ये हमारा संघर्ष जो था, ये सरकारी नौकरी में हमारे लिए लेखन का बाधक बन गया और हमारा लेखन जो था इसमें बहुत सारा समय जो है वो अवरुद्ध हो गया। लेकिन क्योंकि नौकरी तो नौकरी है तो इसका आज मुझे कोई अफसोस नहीं। साहित्य की एक लंबी यात्रा रही है अक्सर। हाँ, आपने इस दौरान प्रकाशकों, लेखकों का संघर्ष, नए साहित्यकारों का संघर्ष और टूटती बनती हुई कड़ियां, ऐसे बहुत सारे दौर देखे होंगे। तो कोई ऐसा संस्मरण की लगा कि यार बहुत मुश्किल है ये सफर? ऐसा है कि नए आदमी की पहचान आसानी से नहीं बनती। तो मैं तो बिल्कुल नौसिखिया था, मुझे तो इसमें कठिनाइयाँ आनी ही थी। लेकिन मैंने इनका कोई ध्यान नहीं दिया, इनके ऊपर कोई विशेष कोई अफसोस नहीं मनाया और मैं लिखता चला गया। बड़े लेखकों का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं था, बड़े लेखकों का मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का भी दबाव नहीं था। लेकिन वो जो मुझे नौसिखिया मान करके नजरअंदाज करते गए वो मेरे लिए वरदान बनता चला गया। मैं
उनके उस नजरअंदाजी को वरदान मान करके आगे बढ़ता गया, लिखता गया, और मेरे लेखन को वे लोग जाने अनजाने ना चाहते हुए भी सराहते चले गए। इसलिए मेरा जो था लेखन वो किसी बंधन का मोहताज नहीं रहा। धीरे धीरे मेरा हौसला जो था लिखने के प्रति बढ़ता चला गया और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बात अलग है कि मेरे डिपार्टमेंट की नौकरी ऐसी थी जहां समय की पाबंदी जो थी हमारे लिए नहीं थी और हमें दिन रात भी काम करना पड़ता था। इसलिए हम लेखन को कोई टाइम नहीं दे सके और ये तब तक चलता रहा जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ। आपने साहित्य के लगभग 6 दशक का सफर पार किया है। हाँ जी। तब का साहित्य क्या था और आज जो साहित्य है क्या वो वास्तव में समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहा है? दरअसल एक शेर तो आपने सुन रखा होगा, लेखक था उसका फलक, जिसमें लिखा था तू भी बदल फलक के जमाना बदल गया। तो ये सब कुछ बदले हुए जमाने की एक प्रक्रिया थी कि हर चीज बदलती चली गई। आपने देखा होगा कि छंदोबद्ध रचनाएं जो थी आज उनको कोई नहीं पूछता और छंदोबद्ध रचनाओं के बगैर उस जमाने में उस लेखक को बड़ी तिरस्कृत किया जाता था विद्वानों द्वारा। आज छंदोबद्ध रचनाओं का कोई मतलब कोई नहीं। आप हैरान रहेंगे, महादेवी वर्मा उस जमाने की बहुत बड़ी लेखिका थी। उस जमाने के छायावाद के लेखक थे सुमित्रानंद पंत जी और ये बहुत बड़े हस्ताक्षर थे। तो इनको लोग भगवान की तरह पूजते थे और कुछ जो थे उनसे जलते थे। सुमित्रानंद पंत को खुलेआम अपने निराला जी गालियां देते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं इसका वो दिल से उसको गालियां देते थे। वो कहते तू लिखता क्या है, तू है क्या, तुझे लिखना क्यों नहीं आता। यानी वो उनका लेखन जो था वो छंदोबद्ध था। निराला इसका भी सुमित्रानंद पंत का भी आपने सुमित्रानंद की बहुत चर्चित वो कहा कविता पढ़ी होगी, कहो कौन हो तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई। कहो कौन हो तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, क्या तुम्हें भी छोड़ गया निर्जन बर में अली निष्ठुर सा नल कोई। उस समय भाषा के ऊपर लेखक को कवि को पूरी कमांड रखनी पड़ती थी, जो आज नहीं रही। आज तो खिचड़ी बन गई, भाषा भाषा नहीं रही, खिचड़ी बन गई। तो निराला जी जैसे दिग्गज महारथी, उत्कट विद्वान, उद्भट विद्वान ये चीज टॉलरेट नहीं करते थे। और ये बात अलग है कि स्वयं निराला जी ने जो कुछ लिखा वो अनक्वेश्चन है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। साथ ही साथ उन्होंने ब्लैंक वर्सेस में जिसे मुक्त छंद में लिखना शुरू कर दिया, जो एक पहली शुरुआत थी। और उस वक्त निराला जी लेखकों के कोप का भाजक बने, परंतु क्योंकि वो दबंग व्यक्तित्व था, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था और जो कुछ भी वो लिखते गए उसका अधिक मान उनको मिलता गया। ये बात अलग है कि बुरे दिनों ने, गरीबी ने उनको छोड़ा कहीं का नहीं, यहाँ तक कि उनका हौसला नहीं टूटा। फिर भी एक दिन कविता में आकर के उन्होंने लिखा, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही। ये उस वक्त कहा उन्होंने जब उनकी घरवाली भी मर गई, बेटी भी मर गई, माँ बाप भी मर गए। तो सारा पहाड़ जो था वो उनके ऊपर पड़ गया
तो उनको ये मजबूर लिखना पड़ा। दुखी जीवन की व्यथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही। इसके ऊपर बहुत टिप्पणियां हुई, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन दबंग व्यक्तित्व के आगे निराला जी के सामने कोई टिक नहीं पाया। नतीजा ये निकला कि वो सर्वोपरि छाए गए, यहाँ तक कि महादेवी वर्मा जैसी दिग्गज लेखिका भी उनकी मुरीद थी, उनकी परम भक्त थी। सर, आपने एक लंबा दौर साहित्य के क्षेत्र में देखा है। साहित्य को समाज को एक दिशा और उसकी दशा तय करने का जिम्मा होता है, और एक माना जाता है कि साहित्यकार की जो दृष्टि होती है वो वास्तव में समाज की दिशा को बदल सकती है। तो क्या उम्मीदें हैं आपको वर्तमान लेखकों से, जो आज के युग के नई पीढ़ी के साहित्यकार हैं? आपने एक यथार्थवादी बात की है। आज के दौर में भला कौन टिका है अपनी बातों के ऊपर? ये सब कहने की बातें रह गई। जिसके मुंह में जैसा आया कलम के द्वारा वैसा ही उसने कह दिया। सच तो ये है कि आज का साहित्य वो साहित्य रहा ही नहीं। आप हैरान रहेंगे, ऐसी कहानियां लिखी जाने लगी है जिनका न सिर है न पैर है, और हेडिंग है, उनके हेडिंग को मैं आपको बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान ने एक कहानी लिखी जिसका नाम है थैला। सुनते ही आदमी विचलित हो जाता है। ऐसे अनेक नामों की लिखी गई कहानियां जो है, जिनका न सिर है न पैर है, और नई कहानी का जन्मदाता बनते हैं वो लोग। और नई कहानी का रूप जो था वो बहुत बुरी तरह विकृत होकर रह गया। नई कहानी को हम बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन आज के बड़े बड़े विद्वान जो है, चोटी के विद्वान, वो उन्होंने उनको अधिकार दिया हुआ है। जब मैंने एक बहुत बड़े विद्वान को जाकर पूछा कि आपको इसके मतलब क्या कहना है, तो कहता रहा, भाई क्या पूछते हो मुझे, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं कहता तो फिर तारीफें तो आप बहुत करते हैं, क्या करूँ? लिखने वाला जो है वो बहुत बड़ा IAS ऑफिसर है, लिखना पड़ता है। मेरी एक कविता कहानी छपी, उस कहानी को सेतु कहानी पत्रिका में, सेतु मैगजीन में बी पार्ट में सबसे पहला नंबर मिला, सर्वश्रेष्ठ कहानी पढ़ी। लेकिन उन्होंने जो ए पार्ट उसका बनाया हुआ था वो था IAS ऑफिसर्स का, वो था बहुत बड़े कॉलेज के प्रोफेसर्स का। उसमें 5-6 कहानियां थी, उनको नंबर 1। लेकिन 25 कहानियों का जो मेरा लॉट था उसमें सबसे टॉप की कहानी मेरी थी, सबसे पहले नंबर पर वो छपी थी। ये तो है मेरी लेखन क्षमता, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिटिक्स को भी ये पसंद नहीं आई। क्यों? मैं चाटुकार नहीं रहा। मैं लेखन जो है वो लेखन को लेकर के चलता हूँ, ना कि लेखन के पीछे दौड़ता हूँ, नंबरों के पीछे नहीं दौड़ता। और यही वजह है कि मेरी अनेक किताबें विभाग के कई जगह, जब वो चयन की बारी आई, पुरस्कारों की बारी आई, तो वो फेंक दी गई। मैंने एक किताब लिखी और वो बहुत चर्चित किताब है, आज उसकी मांग बढ़ चुकी है, लेकिन जब उसको चयन प्रक्रिया चल रही थी तो एक बहुत बड़े अफसर ने वो किताब मेरी उठाई और फेंक दी। क्यों? कि कहीं राजनीति होती है, कि व्यक्तिगत गरिमा होती है, व्यक्तिगत गुण दोष होते हैं,
व्यक्तिगत लाभ होते हैं। तो मेरा उन लोगों से ठीक ढंग का कोई परिचय नहीं था, नाराजगी भी भले ही थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने गलत तक झूठे एफिडेविट तक दे दिए हाई कोर्ट में कि मेरा कुछ वर्षन थे, मेरे कुछ आरोप थे, तो उनको गलत करने के लिए झूठे एफिडेविट तक दे दिए। मेरा पेशा झगड़ा करना नहीं है, मेरा पेशा कुछ, वरना मैं उनको कोर्ट में घसीटता तो शायद आज कुछ परिदृश्य और होता, लेकिन मैंने ये ठीक नहीं समझा। तो ये जो है लेखन, ये इसके कारण, हाई हैंडेडनेस के कारण वो कुछ लोगों की जायदाद बनकर रह गया। मैं उससे बिल्कुल बाहर रहा, कटा रहा। जिस आदमी ने वो किताब बाहर फेंकी थी, जब वो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हुआ, तो 1 महीने के अंदर ही वो मेरे घर पहुंच गया शिमला से, और इसी कमरे में यही बैठा था। ओ जी विद्रोही साहब, मैंने आपसे एक किताब लेनी है, ये है वो है। मैं कहती आप तो, आपको क्या कमी है, आपने तो मेरी किताब को ऐसे फेंका। नहीं, आपका फैमिली में मैंने नहीं फेंका उसे दे दिया। तो वो बेचारा कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसके बाद हमने बैठ करके काफी देर चाय पी, चर्चा की, साहित्यिक चर्चा की। वो ऐसा तो नहीं कि वो विद्वान नहीं था, विद्वान तो था, लेकिन अपनी कुछ कमजोरी होती है, उनको छुपाना भी आसान नहीं होता। वो अब कमजोरी छा गई। आज का साहित्य जो है वो साहित्य नहीं रहा, आज का लेखक लेखक नहीं रहा। हर चीज जो थी वो बाजारू बन गई, बकाऊ बन गई। आप गौतम जी हैरान रहेंगे कि लेखन को अब लोगों ने एक दुकान बना लिया है। उस दुकान में बिकते हैं कुछ अधिकारी, उस दुकान में बिकते हैं कुछ पब्लिशर्स, उस दुकान में बिकते हैं टॉप क्लास के लेखक। तो उनको एक बहुत बड़ी मार दी थी, साहित्यिक मार दी थी। वो हमारे लेखक थे, अभी कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया, धर्मशाला के रहने वाले थे। उसने यायावर की तलाश नाम की एक पुस्तक लिखी, उसमें पब्लिशर की बहुत बेइज्जती की थी। वो किताब जब सामने आई तो बड़े बड़े लेखकों की आंखें खुल गई। ऐसे ही कुछ किताबें और आई सामने, तो पब्लिशर्स नंगे हो गए। लेकिन अवसरवादिता तो खत्म नहीं हुई। अवसरवादिता तो तब भी थी, अब भी है। मैं आपको अवसरवादिता की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी कुछ महीने ही हुए, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ यहाँ स्टेट लेवल का। मुझे भी टेलीफोन आया कि आप आएंगे। मैं गया, लेकिन कोई चाहता नहीं था। तो उसमें मैं बैठ गया और सारे आमंत्रित किए जाने लगे। लेखकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और मैं सुबह से बैठा, इंतजार ही करता रहा, मेरी बारी नहीं आई। मैंने एक स्टेज सेक्रेटरी को कहा कि कृपया मेरा नंबर जल्दी लगा लो। क्या आ जाता है? आ जाता है। 5 बज गए तो आकर मुझे एक ने कहा कि आपकी बारी कल है। मैं 11 बजे का बैठा और शाम के 5 बजे, और उसमें स्टेट हेडक्वार्टर के स्टाफ भी बैठा हुआ था। शायद आयोजक भी वही थे। किसी ने ये नहीं कहा कि रिग्रेट तक भी नहीं किया। मैं इसको हाई हैंडेडनेस कहता हूं। इस हाई हैंडेडनेस का दूसरा दिन जो आया, मैं आ गया, वहां बैठा, काम शुरू हो गया। सबने मेरे साथ ठीक घुल मिलकर बातें की। तो मैंने कहा भाई मुझे जल्दी से फारिग कर देना। हो जाएगा, हो जाएगा।
11, 11:30 बज गए। मेरा नाम फिर नहीं आया। मैं उठ कर गया और जा करके उनकी लिस्ट ले ली कि बताओ मेरा नाम किस नंबर पर है। उसमें आप हैरान रहेंगे सुन करके कि मेरा नाम ही नहीं था। मेरा नाम ही नहीं था। मैं उनके बुलाने पर आया था लेकिन मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने सबको कह दिया कि महाराज मैं इसी प्रोटेस्ट को लेकर जा रहा हूँ, हंगामा खड़ा नहीं करूँगा, हंगामा खड़ा नहीं करूँगा, मैं जा रहा। तो मैं चाहता तो उस वक्त बहुत कुछ कर देता लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। क्योंकि साहित्य जो है वो हर राजनीति के विद्वानों की तरह, राजनीति के घटकों की तरह ये भी घटकवाद का शिकार है। साहित्य बहुत बुरी तरह शिकार है। तो हमारे कुछ ऐसे भाषा अधिकारी भी थे जो अब रिटायर हो गए। एक जिले में मैं गया था उनके बुलाने पर, आयोजकों के बुलाने पर। बहुत बड़ा मंच था और मुझे पढ़ना था हिमाचल में नाग परंपरा, और उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की थी नाग परंपरा को लेकर के। मैं उठा और जब मेरी बारी आई, काफी लेट बुलाया गया मुझे, बारी आई तो मैंने अभी बोलना शुरू किया ही था कि अधिकारी एक आया कि भाई आप तो तब बोलेंगे जो समय रहेगा, समय तो खत्म हो गया। और मुझे मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। तो ये घटकवाद का शिकार जो है ये लेखन को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर रहा है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि ये अवसरवादिता की झोली में चला गया है, ये बड़े बड़ों के घरों में चला गया है। इसमें छोटे मोटे लेखक की कोई बराबरी नहीं, राजनीति की बातें हैं। और अब मैं जाता हूँ, हाजिरी भरता हूँ और आ जाता हूँ। ये आज का दौर ऐसा है। आपके साथ साहित्य के क्षेत्र में सैकड़ों युवा जुड़े हुए हैं, सैकड़ों वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं। एक अलग तरह के लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपकी ऊर्जा को देखते हुए हर बच्चे में ऊर्जा जगती है। क्या संदेश है उन सैकड़ों लोगों को जिन्हें उम्मीद है कि यार हम भी कल दिन जयदेव विद्रोही बने? उनको आप ये कह दो कि यही तो वो बात है जो मुझे जीने के लिए चाहत प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, कि मैं सच को सच कहने की कोई भी परवाह नहीं करता। मुंह पर कहता हूँ, बिना किसी बात के कहता हूँ। और मैं आभारी हूँ गौतम जी आपका कि एक बार आपको भी प्रेशर पड़ा था कि आप इस आदमी को सम्मानित क्यों कर रहे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं दिग्गज। तो आपने उनको जवाब दिया था कि अरे भाई, मैं उन विद्रोही को सम्मानित इसलिए कर रहा हूँ कि वो अपने लिए नहीं जीता, वो औरों के लिए जीता है। और तुम लोग जो है या जिनको कह रहे हैं बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो विद्वान है, लेकिन वो जो भी लिखते हैं अपने लिए लिखते हैं, किताबें बेचते हैं और पुरस्कार लेते हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ, तो गौतम जी आपके उस कथन से मुझे मेरे लेखन को प्रेरणा मिली थी। मैंने और लिखना शुरू किया, और जब जब मुझे ऐसे आक्षेपों का सामना करना पड़ा, तब तब मेरा मनोबल और ऊंचा होता चला गया। और यही मेरी जीवन गाथा है। ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैं कई बार स्टेजेस के ऊपर कह चुका हूँ कि मेरी चाहत है कि मैं आखिरी सांस तक लिखता रहूं। तो आने वाले 2 साल के बाद मैं 90 वर्ष को टच कर जाऊंगा। आज मैं 88 वर्ष का चल रहा हूं, लेकिन लिखना मेरा जो है वो निरंतर चला हुआ है। उंगली नहीं चलती, ये बात अलग है, आंख नहीं चलती
तो उसमें चश्मे से काम लेता हूँ। फिर वो माइक्रो होता है, वो लेंस, मैग्नीफायर, मैग्नीफाइड, उसको हर वक्त साथ रखता हूँ, उससे मदद लेता हूँ लिखने में। और कान जवाब दे चुके हैं, इंद्रियां शिथिल होती चली जा रही है, लेकिन मैंने ये भी शुरू से कहता आया हूँ कि हर हाल में जीने की कसम खाई है। तब तक मैं लिखता रहूँगा जब तक कि मेरा आखिरी सांस चलता रहे। और ये प्रार्थना कर रखा है भगवान से कि भगवान मुझे मेरी इस रिक्वेस्ट से मुझे मुबर्रा ना करना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवा, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।